अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने यूट्यूब चैनल IKP पे वेलकम करता हूँ। तमाम दोस्तों से ये अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के इस वीलॉग में 5-6 मोटे मोटे पॉइंट मैं आपके साथ कवर करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल है और बहुत कुछ देखने में आ रहा है। सबसे बड़ी हलचल ये हुई कि 2 दिन पहले साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे। आज थोड़ा सा उनकी हुकूमत के हवाले से मामलात देखेंगे कि क्या ऐसे मुहर्रकात रहे, क्या ऐसे मामलात रहे जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत खो दी, और उसमें कौन से ऐसे लोग थे जिनकी गलत गाइडेंस, गलत पॉलिसीज़ की वजह से इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़े और उनकी वजह से इमरान खान साहब के इमेज को भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब एक पाकिस्तानी हीरो हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं और 92 का वर्ल्ड कप जीत के आए। इन्होंने आपके सामने एक कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम बनाया, नंबल यूनिवर्सिटी बनाई। तो उनके क्रेडिट पे बहुत से ऐसे काम हैं जिसको देख के ये महसूस होता है कि वो आवाम के लिए या लोगों के लिए हर वक्त अमल पैरा रहते हैं खिदमत करने के लिए। लेकिन वो कौन से ऐसे अवामिल थे, वो कौन से ऐसे मामलात थे, वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब ने अपने इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपने देखा कि जब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो गौरतलब बात यह थी कि जब 2013 के अंदर इन्होंने लाहौर का जलसा किया तो लोगों ने कहा कि दोबारा भुट्टो ज़िंदा हो गया है। और वो मेरा ख्याल है मीनार पाकिस्तान का जो इनका जलसा था वो एक तारीखी जलसा था, और उस जलसे को देख के बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी दुनिया, वो क्राउड, वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत से ना ताल्लुक़ रखते थे, वो बर्गर्स फैमिली, वो अमीर लोग, वो क्लास जो बड़े बड़े महंगे सेक्टर्स में रहती है, जिनको ना गाड़ी की टेंशन, जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जो हाई स्ट्रीम जॉब्स करते हैं पाकिस्तान में, वो क्लास उसने ये फ़ैसला किया कि हम इमरान खान साहब का साथ देंगे, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। और वो अपने घरों से निकले और उन्होंने खान साहब को वोट डाला। और खान साहब के साथ खड़े हुए चंद दोस्त जो उनके साथ पिछले 20 साल से जदोजहद कर रहे थे, जिनकी वजह से ये पार्टी स्टैंड हुई। लेकिन फिर क्या देखने में आया? फिर देखने में ये आया कि इस पार्टी को इलेक्टेबल्स ने हाईजैक किया। इस पार्टी के अंदर ऐसे लोग आ गए जिनका इस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। ऐसे लोगों ने इस पार्टी के ऊपर आके कब्ज़ा किया जिनकी इस पार्टी में स्ट्रगल नहीं थी। और यके बाद दीगरे आपने देखा कि इमरान खान साहब के जो लॉयलिस्ट थे उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया, या इमरान खान साहब को ऐसा मैनिपुलेट किया गया, ऐसे उनके जहन को ख़राब किया गया कि वो सब लोग उनको छोड़ के साइड पे होना शुरू हो गए। और वो लोग थे जो जजेस थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, अच्छे लोग थे, अच्छी क्लास और अच्छे कैलिबर के लोग थे। और फिर हमने देखा कि 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो फिर पैराशूटर्स को हमने देखा। आपके सामने ही है कि जुल्फी बुखारी साहब को हमने देखा, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है स्ट्रगल में, ना उन्होंने हल्के का इलेक्शन लड़ा, और इंग्लैंड से वो आए और यहाँ पे आके बैठ गए। इसी तरह शहबाज गिल साहब के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शहबाज गिल साहब बातों में तो किसी को आगे नहीं निकलने देते, लेकिन उनकी गंदी ज़ुबान और उनकी बद इखलाकी ने इमरान खान साहब के इमेज को बहुत नुकसान पहुँचाया। किसी को डिफेंड करना को बहुत बड़ा कमाल नहीं होता, लेकिन दलील के साथ और अदब और एहतराम के साथ डिफेंड करना, मेरा ख्याल है कि ये असल स्पोक्स पर्सनशिप होती है। एक इतना अच्छा इमेज इमरान खान साहब का पाकिस्तान में लोगों में क्रिएट हुआ था, उसको ख़राब जो किया गया वो ऐसे जो चंद स्पोक्स पर्सनस थे उनने ख़राब की। ये मेरी ज़ाती राय है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं अपना ज़ाती ओपिनियन दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने देखा कि
इलेक्टेबल्स की सियासत हुई, इलेक्टेबल्स आए, बड़ी बड़ी वजारतों में बैठे, मिनिस्ट्रीज़ में बैठे, और क्योंकि इमरान खान साहब के पास इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर 172 नंबर पूरे नहीं थे, तो उनको फिर बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। और वो बैसाखियाँ क्या थी? वो MQM थी, वो बाप पार्टी थी, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ थी, और इसी तरह शाहजैन बुगटी साहब थे और मेंगल साहब थे उनका सहारा लेना पड़ा। आखिर क्या हुआ? जब उन्होंने खान साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की भी गलती है कि इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों को वो प्रेफरेंस, वो इज्जत नहीं दी। आपको जब आप कमज़ोर हुकूमत बना के खड़े हो तो फिर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी नरमी रखनी पड़ती है। आपको ऐसे अपने इत्तेहादियों को लेके चलना चाहिए था कि अपोजिशन या PDM को ये मौका ना मिलता कि वो उन पर हमला आवर होते। अब मैंगल साहब का, मैं जब नेशनल असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो मैंगल साहब एक अच्छे रीज़नेबल आदमी है। उन्होंने इमरान खान साहब के आपको ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जहां आपकी और गलतियां हैं और वो हो भी जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती इमरान खान साहब आपकी ये है कि आपके तकब्बुर और आपके गुरूर ने आपको डबो दिया। तो ये कहाँ से बातें चल पड़ी, जबकि इमरान खान साहब अपनी तकरीर का आगाज़ जो है वो आपको पता है कि बड़े एहतराम से, अल्लाह के नाम से, नबी की सीरत से शुरू करते हैं, इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जिस वक्त आप अपने कोर वर्कर्स को छोड़ दें, अपने कोर पार्टी वर्कर्स को छोड़ दें और इलेक्टेबल्स और पैराशूटर्स को साथ में लाएं, तो फिर जाहिर है जो पैराशूटर्स हैं उनके स्टेक्स यहाँ पे नहीं हैं, और वो जब हुकूमत करेंगे तो वो करप्शन करेंगे तो जिसकी वजह से नाअहली आएगी, नाअहली हुकूमत में फैलेगी, तो लोगों में पैनिक क्रिएट होगा और अपोजिशन उसको कैश करके फिर आपके खिलाफ अदम एतमाद ला के आपको असम्बली से बाहर फेंकेगी। नंबर 2, जो मैंने एक और चीज़ महसूस की कि ये जो अदालतों का निज़ाम देखने में आया कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, मैं खुद कई केसेस डील कर चुका हूँ, एक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, नुमाइंदा हूँ, हमें तो अदालतों से कभी इस किस्म का इंसाफ नहीं मिला। दिन की रोशनी में भी जाओ तो महीना 6 महीना। मेरा अपना एक केस का फैसला है, मैंने इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन में धांधली हुई, मैं NIRC चला गया, और NIRC में आज जो जज साहब हैं वो तकरीबन 1.5 महीने से फैसला महफूज करके बैठे हैं। हम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने उनके रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हमें तो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन ये अजीब मामला देखने में आया कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई, हाई कोर्ट भी खुल गई, दरखास्तें भी एंटरटेन हो रही थी। तो क्या ही ऐसा बेहतर नहीं होगा कि क्या इमरान खान साहब को हटाने के लिए ये सब कुछ इमरजेंसी बेसिस पे हो रहा था, या रात के पहर भी सर्टन लोगों को बचाने के लिए, सर्टन इंस्टीट्यूट्स के हेड्स को बचाने के लिए अदालतें खोली जा सकती हैं? तो ये अदालतें आम पाकिस्तानी के लिए कब खुलेंगी? दुनिया की एक अदालत है जो मेरे अल्लाह की अदालत है, वो 24 घंटे खुली होती है, जहाँ से हमें इंसाफ की हमेशा ही उम्मीद होती है और इंसाफ मिलता भी है। लेकिन ये जो नीचे हमारे मुल्क की अदालतें हैं, मैं इनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने उस दिन हाई कोर्ट को खोला, सुप्रीम कोर्ट को खोला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खोला गया, क्या इसी तरह आम पाकिस्तानी के लिए भी खोला जाएगा, मेरे लिए भी खोला जाएगा? ये एक सवालिया निशान है और इसके ऊपर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। इसके बाद मेरे हिसाब से खान साहब की जो हुकूमत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो उस्मान बुज़दार साहब ने पहुँचाया। उस्मान बुज़दार साहब की फ़िज़िकल कैपेसिटी, उनकी मेंटल कैपेसिटी और उनकी वर्किंग कैपेसिटी को देख के अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब चला सके। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ज़िद, एक अना बना ली और उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को नहीं हटाया, जबकि उनकी पार्टी के अंदर से लोगों ने, सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, बाहर से एनालिस्ट ने, उनके अपने करीबी दोस्तों ने, उनके साथियों ने उनको ये बोला कि खान साहब खुदारा इस वक्त
آپ کا جو پنجاب ہے وہ بیار و مددگار ہے، اور یہ بالکل نظر بھی آتا تھا کہ انکمپیٹنسی کی حدیں کراس ہوئی تھی، اور عثمان بوزدار صاحب کے بس کا کام نہیں تھا، اور پارٹی کے اندر لائلسٹ بھی موجود تھے، قابل لوگ بھی موجود تھے، اچھے لوگ بھی موجود تھے، لیکن باوجود اس کے خان صاحب آپ نے اپنی ضد اور انا نہیں چھوڑی، اور دیکھیں عثمان بوزدار صاحب کی وجہ سے جہانگیر خان ترین صاحب جو آپ کے بہت قریب تھے، شہزاد اکبر صاحب نے ان کے اوپر جعلی کیسز بنائے، ان کی بیٹی کے خلاف تک ایف آئی آر کی گئی۔ ہو سکتا ہے خان صاحب آپ اس میں نہ انوالو ہوں، لیکن یہ ایسے پیراشوٹرز جو نہ اسمبلی میں الیکٹ ہوئے، نہ عوامی لوگ ہیں، نہ ان کے پاس ووٹ ہے، یہ کن کی سفارشوں سے، یہ کن کی پرچیاں لے کے آپ جیسے ایک عظیم لیڈر کے پاس آئے، اور آپ ان کے جھانسے میں پھنس کے، اور ان کے جھانسے میں پھنسنے کے بعد آپ نے ان کو وہ پورٹ فولیوز دیے جس کی وجہ سے علیم خان، جہانگیر خان ترین، جو بہت ہی پارٹی کے وفادار لوگ تھے آپ کے، خاص طور پہ جہانگیر خان ترین صاحب کی تو آپ کے لیے بہت قربانی ہے، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہوں، آپ کی پنجاب حکومت بنانے میں ہو، چاہے آپ کی وفاق کی حکومت بنانے میں ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے تعلقات ہوں، چاہے آپ کے جلسے ہوں، جلوس ہوں، آپ کی پارٹی کی ری آرگنائزیشن ہو، پنجاب ہو، اس میں جہانگیر خان ترین صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے بڑے لائلسٹ لوگ جو آپ کو چھوڑ، راجہ ریاض ٹائپ لوگ ان کا تو کوئی نری ڈٹا ہی نہیں ہے، ان سے تو آپ کوئی بعید نہیں لگا سکتے۔ عامر لیاقت ایک بد کردار انسان ہے، غلیظ انسان ہے، ایک بے حیائی کا معاشرہ قائم کر رہا ہے، اس کی گفتگو سنیں، اس کی شکل دیکھیں اور اس کی حالات دیکھیں، جس طرح وہ کیا میں کہوں، میں کہہ نہیں سکتا، جوان بچیوں کو جس طرح وہ شادیوں کے سلسلے میں پروموٹ، مطلب کوئی عجیب قسم کے یہ غلیظ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے جنہوں نے آپ کے امیج کو بڑا ڈیمیج کیا۔ خان صاحب اگر میرا یہ وی لوگ پی ٹی آئی کے لوگ سن رہے ہیں یا عمران خان صاحب آپ سن رہے ہیں، تو آپ کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی پارٹی کو ڈیمیج کیا۔ سیاست میں کبھی کوئی پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے، سیاست میں کبھی کوئی سیاستدان ختم نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی 12 سیٹوں پہ چلی گئی تھی، مسلم لیگ نون 25 سیٹوں پہ چلی گئی تھی، آپ کے پاس 12 میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لہذا جدوجہد جو انسان کر رہا ہوتا ہے، جو اسٹرگل کرتا ہے، آپ کے پاس تو آج پھر بھی 150 کے قریب نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے۔ تو اگر آج بھی آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے ہیں، اپنے پرانے لوگوں کو عزت نہیں دیتے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں لاتے ہیں، اور یہ ٹولوں کی سیاست سے، یہ الیکٹیبلز کی سیاست سے، یہ پیراشوٹرز کی سیاست سے آپ باہر نہیں نکلتے ہیں، تو پھر آپ کی پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس کے بعد اب میں جو اس وقت بعض گشت ہے، کیونکہ آج عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی بھی گئے ہیں، وہاں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کیا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نامزد ہیں اس وقت بطور پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ اپوزیشن پی ٹی آئی کی طرف سے، باقی تو پی ڈی ایم کی طرف سے شہباز شریف صاحب ہیں۔ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی بات کی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ایک اچھی روایت نہیں ہوگی۔ شیخ رشید صاحب جو ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، ایک پارٹی کے ایک سیٹ کے لیڈر ہیں، ان کا کیا ہے، ان کی ایک سیٹ ہے، وہ آپ کو یہ مشورے دے رہے ہیں جی کہ آپ 150 لوگوں کی سیٹ چھوڑ دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کہ اگر آپ اسمبلی کے فلور کو چھوڑ دیتے ہیں اور کھلا بازار چھوڑ دیتے ہیں، کھلا میدان چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ لوگ اپنی مرضی کے لوگ الیکٹ کروا کے بٹھا دیتے ہیں، اور ایک 20-25 کی اپوزیشن بٹھا کے نیب کو ختم کرنے کی قانون سازی ہو جاتی ہے، یا وہ پھر کسی قسم کا قانون پاس کروا سکتے ہیں، تو پھر باہر رہ کے، عوام میں رہ کے تو آپ جلسے جلوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو اگر روک سکتے ہیں، اس پہ اگر آواز اٹھا سکتے ہیں، پاکستان کی عوام تک اپنا میسج دے سکتے ہیں، تو وہ اسمبلیوں کے اندر رہ کے دے سکتے ہیں۔ تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ پی ٹی آئی کو استعفے نہیں دینے چاہیے، اسمبلی میں رہ کے قانونی اور آئینی جنگ اسمبلیوں کے اندر لڑنی چاہیے، اور میرے حساب سے کوئی بھی پارٹی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، بہترین انتقام جمہوریت ہے۔ آپ اسمبلی میں رہیں، آپ الیکٹڈ ہیں، وہاں جب کوئی
ऐसा गैर कानूनी अमल हो रहा हो जो आइन के मुनाफी है, आइन की रूह के मुनाफी है, सियासत जो आपकी डेमोक्रेसी के मुनाफी है, तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस उसको कंडेम करें, उसको रोकें, ताकि वो तारीख का हिस्सा बने, वो नोट्स में लिखा जाए। लेकिन अगर आप इस्तीफे दे के बाहर आ जाएंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये आपकी स्ट्रेटेजी गलत होगी, क्योंकि कल जो देखने में आया, मेरा ख्याल है कि मैं इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब आपको अप्रिशिएट भी करूंगा और खराज तहसीन भी पेश करूंगा कि जिस तरह कल रोडों पे बगैर लीडरशिप के अवाम निकल आई, ऐसे तो मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसे तो आपके जो बड़े बड़े जलसे हैं जिसमें आप आवाज़ दे के लोगों को बुलाते थे, वैसे लोग बाहर कभी नहीं आए इमरान खान साहब आपके लिए। जैसे कल रात को पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर शहर के अंदर अवाम का जमे गफीर था और वो एक ही नारा लगा रहा था कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर। मैं ये समझता हूँ कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम अंडर डेवलप कंट्री ज़रूर हैं, लेकिन हम एक आज़ाद मुल्क है, हमारा एक अपना आइन है, हमारा एक अपना कानून है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे इंटरनल मामलात के अंदर इंटरफेयर कर सके, पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सके, यहाँ पे हुकूमतें बना सके या गिरा सके। लिहाजा कल जो इमरान खान साहब पब्लिक आपके लिए निकली है, उसमें मैं कई लोगों से मिला जिन्होंने ये कहा जी कि हम इमरान खान के लिए बाहर नहीं आए हैं, हम आईने पाकिस्तान के लिए बाहर आए हैं, हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बाहर आए हैं, हम पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बाहर आए हैं, हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की आज़ादी पूरे तरीके से एंजॉय करने का पूरा हक है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो जाग रही है, वो ये सोच रही है कि अब हम कब तक गुलामी करेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब आपको असेंबली के अंदर भी और बाहर भी जदोजहद करनी चाहिए, आपको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब, अगर आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अब मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचना है, आपको अब इकॉनमी के बारे में सोचना है, आपको अब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचना है। इस वक्त पाकिस्तान के कर्जे चढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान का गरीब पिस रहा है, पाकिस्तान में नौकरियां नहीं हैं, पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात नहीं है, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, चाइना नाराज़ है हमसे, सी पैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट गवादर का हमारा स्टैंड स्टिल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो लिहाजा सियासतदानों को अब सीरियस हो गए, ये एक दूसरे के खिलाफ नैब FIA को इस्तेमाल करके एग्जिट कंट्रोल लिस्टों में नाम डालना, गिरफ्तारियां करना, अब इसको बंद किया जाए। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के बारे में सोचा जाए, तभी जाके ये मुल्क आगे जा सकता है, इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। वरना अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद ये मुल्क ही न रहे, हमारा ये प्यारा मुल्क ही ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा इमरान खान साहब, आपको अवाम आपके साथ है, आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ हाईएस्ट लेवल पे है। ट्विटर ट्रेंड्स देखें, यूट्यूब्स देखें, चैनल्स देखें। एक चीज़ को मैं प्रोटेस्ट करना चाहूँगा कि कल जिस तरह पूरे TV चैनल्स ने इमरान खान साहब का जो प्रोटेस्ट कल चल रहा था अवाम का, उसको ना दिखा के जो बाइसिज्म शो किया है, मैं उसको भरपूर एहतजाज करता हूँ और उसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाता हूँ कि सारे चैनल्स को सारी पार्टीज़ की कवरेज करनी चाहिए। अब इसके पीछे कौन से अनासिर है, कौन सा वो गलीज पैसा है जो इस वक्त इमरान खान साहब के प्रोटेस्ट को दिखाने से रोक रहा है, इसके ऊपर भी हमारे उन हलकों को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पे बैलेंस्ड जर्नलिज्म नहीं है, हर चीज़ टॉक्सिक हो चुकी है। चाहे वो जर्नलिज्म हो वो भी इस वक्त टॉक्सिक है, चाहे वो सियासत हो वो भी टॉक्सिक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, वो भी टॉक्सिक है। हर जगह के ऊपर इतनी ज़्यादा टॉक्सिकेशन और पेनिट्रेशन हो चुकी है पॉलिटिकल एफिलिएशंस की कि हमारे मुल्क में इस वक्त अनार्की का मामला है। तो लिहाजा ये आज के वीलॉग के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे। इसी तरह मैं बाकी जो हालात पैदा होते रहेंगे उसके हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। आखिर में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने गिरदोनवा लोगों का ख्याल रखें और रमज़ान के रोज़े रखें और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको सलामत रखें। अल्लाह हाफ़िज़।